हेलो बच्चों, वेलकम टू पीआरएस द फ्यूचर अकेडमी। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर नंबर 10 तरंग प्रकाशिकी के बारे में। तो अभी तक इस चैप्टर के 3 लेक्चर हुए हैं, जिसमें मैंने आपको तरंगाग्र बताया है और हाइगेंस की द्वितीय तरंगिकाओं का सिद्धांत बताया, और इसके साथ ही साथ प्रकाश के परावर्तन और प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या हाइगेंस के तरंग सिद्धांत के आधार पर कैसे करी जाती है, इसका डेरिवेशन मैंने आपको बताया था। तो आज हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसी चैप्टर में अगले सीक्वेंस में हम लोग क्या देख रहे हैं कि आज का जो हमारा टॉपिक है, अब देखिए आज से एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है और वो टॉपिक है प्रकाश का व्यतिकरण। ठीक है, चैप्टर वही है तरंग प्रकाश की, नया टॉपिक स्टार्ट होगा प्रकाश का व्यतिकरण। पहले ये चैप्टर अलग हुआ करता था, प्रकाश के व्यतिकरण नाम से चैप्टर अलग होता था, विवर्तन चैप्टर अलग होता था, ध्रुवण चैप्टर अलग होता था, लेकिन अभी तरंग प्रकाशिकी के अंतर्गत ही इन तीनों चैप्टर को हम लोग एज अ टॉपिक पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्यतिकरण, उसके बाद विवर्तन, उसके बाद ध्रुवण को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रकाश का व्यतिकरण, और ये थोड़ा लंबा टॉपिक है और ये 3-4 लेक्चर इसमें कम से कम लगेंगे। तो चलिए, प्रकाश के व्यतिकरण को समझने के लिए जिन एक टर्म का बार बार यूज होता रहता है, तो हम लोग सबसे पहले उसको समझेंगे, जिसमें सबसे पहले हमको समझना है अध्यारोपण का सिद्धांत, और इसके बाद हम लोग समझेंगे कला संबद्ध स्रोत। ये 2 चीज़ें अगर आपको समझ में आ गई तब जाके आप प्रकाश के व्यतिकरण का मीनिंग समझ पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, यानी इस टॉपिक में, ये जो मेजर टॉपिक है हमारा, इसके अंतर्गत जो हम पहला सब टॉपिक ले रहे हैं वो है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखिए, अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि अगर किसी माध्यम में 2 या 2 से अधिक तरंगे चलें, सपोज कि कोई एक माध्यम है, आप यहाँ पर कोई भी एक माध्यम इमेजिन करिए, वायु माध्यम ले सकते हैं, जल माध्यम ले सकते हैं, कोई भी एक मटेरियल मीडियम आप लीजिए। सपोज कि इस माध्यम में 2 या 2 से अधिक तरंगे चल रही हैं, और हर एक तरंग की अपनी आवृत्ति है, उसका अपना एक आयाम है। तो अध्यारोपण का सिद्धांत ये कहता है कि जब किसी माध्यम में कई तरंगे हों, 2 या 2 से अधिक तरंगे चल रही हों, तो जहाँ पर वो कहीं पर एक दूसरे से मिलती हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर जब अध्यारोपित होती हैं, सुपर इम्पोज होती हैं, ऐसे में जो परिणामी तरंग बनता है, उस परिणामी तरंग का जो आयाम होगा, ये कह लीजिए अधिकतम जो विस्थापन होगा, वो जितनी भी तरंगे चल रही थी उन सभी के जो भी अपने आयाम हुआ करते हैं, अलग अलग होते थे, उन सभी के सदिश योग के बराबर होगा। बीजगणितीय योग नहीं बल्कि सदिश योग के बराबर होता है। कहने का मतलब क्या है, सपोज कि यहाँ पर एक तरंग ऐसे जा रही थी, ये तरंग को हम लोग इसी तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। ये इसका अधिकतम विस्थापन होता है, माध्य स्थिति अगर हम ये इस तरीके से रिप्रेजेंट करें तो ये अधिकतम विस्थापन होता है, जिसको हम लोग आयाम कहते हैं, है ना। एक और कोई तरंग इसी में, सपोज कर लीजिए आपकी इसी में यहीं पर एक और तरंग जा रही थी, और उस तरंग का जो विस्थापन था वो इससे ज़्यादा था। ठीक है, ऐसा हम इमेजिन कर सकते हैं, और इस तरंग का जो अधिकतम विस्थापन था वो यहाँ से लेकर यहाँ तक था। ठीक है, तो जब किसी माध्यम में 2 या 2 से अधिक तरंगे चलेंगी, और दोनों का आयाम हम मान ले रहे हैं, पहले तरंग का आयाम A1 और दूसरे वाले तरंग का आयाम मान लेते हैं A2, तो जो परिणामी तरंग का आयाम होगा वो इन सभी तरंगों के आयामों के सदिश योग के बराबर होगा। तो जो भी अब यहाँ पर, यानी कहने का मतलब अगर एक तरंग यहाँ से जाती तो उस यहाँ वाला जो कण था उसमें विस्थापन ये आता है ना, ये अधिकतम विस्थापन उसका था। लेकिन अगर ये वाला हम तरंग देखें तो इस तरंग की वजह से इस कण का जो विस्थापन होता वो यहाँ से लेकर यहाँ तक का होता। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि दोनों की दोनों तरंगे इसी माध्यम में जा रही हैं, और एक साथ ही अगर इस कण पर पहुँचे तो इस कण का जो परिणामी विस्थापन होगा वो ना तो A1 होगा और ना ही A2 होगा, बल्कि इन दोनों के सदिश योग के बराबर होगा। ठीक है, तो मैं स्टेटमेंट पहले यहाँ पर लिखता हूँ कि 2 या 2 से अधिक तरंगे, 2 या 2 से अधिक तरंगों के अध्यारोपित होने से, अध्यारोपित का मतलब कि एक दूसरे पर ये जब अध्यारोपित होंगी मतलब कि दोनों का परिणामी जो आएगा, तो 2 या 2 से अधिक तरंगों के अध्यारोपित होने से प्राप्त परिणामी
तरंग का आयाम, परिणामी तरंग का आयाम या विस्थापन भी कह सकते हैं, परिणामी तरंग का, चलिए विस्थापन के लिए बात कर लेते हैं। परिणामी तरंग का आयाम या विस्थापन दोनों तरंगों के या उन तरंगों के, क्योंकि दो से अधिक भी हो सकते हैं, उन तरंगों का मतलब जितनी भी तरंगें इस माध्यम में जा रही थी उन सभी तरंगों के विस्थापनों के यही लाइन आप याद रखिएगा, सदिश योग के बराबर होता है। अब ये सदिश योग क्या होता है, क्लास 11th में आपने पढ़ा है। सदिश योग के अपने नियम होते हैं और इस नियम में आपको यानी कि सदिशों का जो योग होता है उसको करते समय आपको परिमाण के साथ साथ दिशा का भी ध्यान रखना पड़ता है। सपोज कि यहाँ पर देखिए दोनों के दोनों जो तरंगे हैं उन दोनों का जो विस्थापन है वो एक ही दिशा में है, तो परिणामी तरंग का जो आयाम आएगा वो इन दोनों के आयामों या इन दोनों के विस्थापनों के योग के बराबर होगा, मतलब दोनों को प्लस करने से आ जाएगा। अगर सपोज कि A1 जो डिस्प्लेसमेंट था वो ऊपर की तरफ था और जो A2 था अगर वो नीचे की तरफ होता तो परिणामी क्या आता, तो ऐसे में इन दोनों का जो परिणामी योग आता या परिणामी आता वो इस A2 में से A1 को माइनस करने पर आता, क्योंकि इनकी दिशा बिल्कुल विपरीत है। ठीक है ना, तो इस बात का आपको ध्यान रखना पड़ता है। सदिश योग का यही मतलब है कि आपको ये भी देखना पड़ेगा, अगर ये अदिश योग की बात होती तो सीधे सीधे आपको हमेशा जोड़ना होता, चाहे दिशा कुछ भी होती, दिशा से कोई मतलब ही नहीं होता, खाली परिमाण होता। ठीक है, लेकिन हम सदिश योग की बात कर रहे हैं, इसलिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि दोनों तरंगों का जो विस्थापन है वो एक ही दिशा में है कि अलग अलग दिशा में है या कुछ का ऊपर है कुछ का नीचे है, तो दिशा के हिसाब से। ठीक है ना, तो उन तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। ठीक है, यही है अध्यारोपण का सिद्धांत। फिर से मैं स्टेटमेंट को पढ़ता हूं और मैं इसका मैथमेटिकल फार्मूला यहां पर लिखता हूं। अध्यारोपण का सिद्धांत या प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब है कि जब दो या दो से अधिक तरंगें किसी माध्यम में चलती हैं तो उनके अध्यारोपित होने से जो परिणामी तरंग बनता है उस परिणामी तरंग का विस्थापन या आयाम उन अलग अलग तरंगों के विस्थापनों या योग आयामों के सदिश योग के बराबर होता है। तो हमने मान लिया एक तरंग है जिसका विस्थापन, चलिए विस्थापन को लेकर करते हैं, हम लोग आयाम नहीं बोल रहे हैं, विस्थापन एक मान ले रहे हैं y1 और दूसरे तरंग का जो विस्थापन है वो है y2। ठीक है, यानी किसी भी हम पोजीशन पर अब बात करेंगे, मैक्सिमम की बात हम लोग नहीं कर रहे, किसी भी पोजीशन पर जो परिणामी आएगा, जैसे यहाँ पर ये y1 है, यहाँ पर ये y2 है, तो जो परिणामी तरंग बनेगा उसके लिए ये ऐसे बन जाएगा और ये y1 प्लस y2 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो किसी भी पोजीशन पर किसी भी स्थिति में हम लोग जो परिणामी तरंग देखेंगे उस परिणामी तरंग का जो विस्थापन होगा, यानी परिणामी तरंग का विस्थापन वेक्टर y, कैपिटल Y लिख रहे हैं, इज इक्वल टू बाकी जो अलग अलग जो तरंगे हैं उन सभी तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर। ठीक है, प्लस डॉट डॉट डॉट। इसका मतलब क्या, इसका मतलब कि जो परिणामी तरंग का विस्थापन होगा y वो इन सभी जो कॉन्स्टिट्यूएंट वेव्स हैं उन सभी के डिस्प्लेसमेंट या उन सभी के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर आएगा परिणामी तरंग का विस्थापन। ठीक है, अगर इन सब की दिशा एक ही है तो ये आप वेक्टर हटाएंगे तो आप सीधे सीधे प्लस भी लिख सकते हैं। अगर सपोज कि एक की दिशा ऊपर है एक की दिशा नीचे है तो इसमें आपको फिर अंतर यानी डिफरेंस करना पड़ेगा। ठीक है, जो ज़्यादा होगा उसमें से कम वाले को माइनस करना पड़ेगा। तो ये है अध्यारोपण का सिद्धांत। ठीक है, तो तरंगों के अध्यारोपण का ये सिद्धांत क्लास 11th में भी पढ़ाया जाता है और यहाँ पर प्रकाश के व्यतिकरण को समझने के लिए हमें इसका इस्तेमाल भी करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपको समझ में आ गया। अब हम लोग अगला जो है देख लेते हैं। अच्छा, एक और चीज़ देख लीजिए आप, इसको अगर ऐसे आपको प्रॉब्लम आ रही तो मैं इस तरीके से बता देता हूँ कि सपोज कि कोई एक कण है किसी माध्यम में और इधर से कोई एक तरंग ऐसे से जाता है और वो इस कण का विस्थापन कितना कर पाता है, ये इस कण का विस्थापन कर पाता है इस तरीके से y1 ऊपर की तरफ। ठीक है, लेकिन इसी कण के पास जब दूसरा वाला तरंग जाता है तो वो इसका विस्थापन कितना कर देता है, वो इसका विस्थापन कर सकता है अकेले अगर जाएगा तो y2। तो बताइए अगर दोनों तरंगे साथ में उस कण के पास पहुंचे तो कितना विस्थापन होगा, तो फिर वही अध्यारोपण का सिद्धांत हम लगाएंगे और दोनों तरंगों के विस्थापनों का सदिश योग कर देंगे।
और दोनों एक ही दिशा में विस्थापन कर रहे थे, इसीलिए जो परिणामी विस्थापन आएगा वो इन दोनों का जो मिला जुला प्रभाव होगा, अर्थात y बराबर आपको मिल जाएगा y1 प्लस y2। ठीक है। अच्छा, एक और केस आप ले लीजिए। अब सदिश की बात हो रही है तो दिशा का भी यहाँ पर ध्यान रखना जरूरी है। तो सपोज कि वही कण है और पहले तरंग की वजह से विस्थापन हो सकता था y1 ऊपर की तरफ, और दूसरा वाला कण तरंग जब इसी कण के पास पहुंचता था तो इसका विस्थापन कितना हो सकता था y2, लेकिन नीचे की तरफ, नीचे की दिशा में, यानी कि इससे बिल्कुल विपरीत दिशा में। तो अगर आप कहा जाए कि बताइए परिणामी तरंग यानी दोनों तरंगे जब साथ में उस कण के पास पहुंचेंगी, कोई कण है उस कण में एक तरंग जब यहाँ पहुंचता था तो इसका विस्थापन ऊपर की तरफ y1 होता था, अगर दूसरा तरंग जाता था तो उसी कण का विस्थापन y2 होता था नीचे की तरफ। तो अगर दोनों तरंगे साथ में उस कण के पास पहुंचे तो परिणामी जो विस्थापन होगा वो कितना होगा, तो यहाँ पर जो परिणामी विस्थापन होगा कैपिटल Y बराबर लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर दोनों की दिशा बिल्कुल विपरीत है, तो परिणामी निकालने के लिए आपको घटाना पड़ेगा, और किस में से किसको घटाएंगे, तो जिसका मैग्नीट्यूड ज़्यादा है उसमें से कम वाले को माइनस करेंगे, यानी कि ये मिलेगा y2 माइनस y1। ठीक है। और इसकी दिशा किधर आएगी, जो भी परिणामी विस्थापन आएगा y2 माइनस y1 के बराबर, उसकी दिशा किधर होगी, तो आप समझ रहे हैं जो ज़्यादा है उसी का प्रभाव रहेगा, तो उसी की दिशा में विस्थापन होगा। अर्थात परिणामी तरंग का जो विस्थापन होगा, अगर मैं इसको दिखाऊं इस तरीके से, तो परिणामी तरंग का जो विस्थापन होगा वो नीचे की तरफ होगा, और कितना होगा, तो वो इन दोनों के डिफरेंस के बराबर, यानी कि y2 माइनस y1 के बराबर होगा। ठीक है, इस तरीके से दिखा सकते हैं। और यहाँ पर अगर बात करें तो यहाँ पर इन दोनों की दिशा एक ही है, इसीलिए परिणामी तरंग का जो विस्थापन होगा वो इन दोनों के योगफल के बराबर होगा, और योगफल के बराबर कितना हो जाएगा, तो ये इस तरीके से दिखा सकते हैं, कैपिटल Y बराबर y1 प्लस y2। ठीक है। तो ये मतलब है सदिश योग बोलने का कि दिशा समान रहेगी तो सबको जोड़ डालेंगे, दिशा विपरीत होगी तो घटाएंगे। ठीक है। चलिए अब अगला टॉपिक हम लोग लेते हैं, और वो टॉपिक क्या है, कला संबद्ध स्रोत। तो बात कर लेते हैं कला संबद्ध स्रोत के बारे में। कला संबद्ध, संबंध नहीं बोलना है, संबद्ध बोलना है। कला संबद्ध स्रोत मतलब कि जो प्रकाश स्रोत हैं इसको हम लोग बोलते हैं, देखिए, कोहेरेंट सोर्स, कोहेरेंट सोर्स। ठीक है। देखिए, कोई दो अगर हम प्रकाश के स्रोत लें और उन दोनों प्रकाश स्रोत से जो प्रकाश निकलेगी अर्थात जो तरंग निकलेगी, जो विकिरण निकलेगी, अगर किसी भी समय उन तरंगों के बीच में जो कलांतर हो, उन तरंगों के बीच जो कलांतर हो वो या तो शून्य हो या फिर पाई का 2n टाइम्स मल्टीप्लाई हो। 2n मतलब क्या होता है, 2n का मतलब सम संख्या, n का मान आप कुछ भी रखिएगा, चलिए 0 रखेंगे तो ये 0 ही मिलेगा, और अगर आप 1 रखेंगे तो कितना मिलेगा, 2 × 1 यानी कि 2, और पाई का 2 गुना, है ना। फिर आप यहाँ पर 2n की वैल्यू 2 रखिए, तो n की वैल्यू 2 रखेंगे तो 2 × 2 यानी 4, यानी कि पाई का 4 गुना। ठीक है। आप यहाँ पर 3 रखेंगे तो 3 का 2 गुना हो जाएगा, यानी 6 गुना आ जाएगा, पाई का 6 गुना। तो अगर किसी तरंग स्रोत, कोई भी तरंग स्रोत हो, उसके जो किसी भी स्थिति में उसके तरंगों के बीच में जो उससे बहुत सारी जो तरंगें निकल रही हैं, अगर उन तरंग स्रोतों के बीच में, तरंगों के बीच में, तरंगों के बीच जो कलांतर हो, अगर वो समय के साथ स्थिर हो, ठीक है, कुछ भी वैल्यू उसकी आए वो समय के साथ स्थिर हो, और कुछ भी वैल्यू में मतलब कौन सी वैल्यू, तो वही है समय के साथ स्थिर हो, यानी कि या तो 0 डिग्री हो कलांतर उनके बीच में, समय के साथ। बताइए, अगर समय के साथ दो तरंगों के बीच का कलांतर अगर सामान्य है, सपोज कि एक तरंग है जिसकी कला किसी टाइम पर हम बोल रहे हैं कि π/2 है ना, कलांतर तो समझते, कला तो समझते ही होंगे। मैंने जो सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर जो पढ़ाया है, अगर आप उसका लेक्चर देख सकें तो देख लीजिए उसको, IRT पॉलिटेक्निक में मैंने उसको पढ़ाया है, और क्लास 11th में मुझे अभी पढ़ाना है, तो वहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा डिटेल में कि कलांतर या कला बोलने का मतलब क्या है। वैसे क्लास 11th में आपने पढ़ा हुआ है सिंपल हार्मोनिक मोशन चैप्टर में कि दो तरंगों की स्थिति और उनकी गति की दिशा को बताने के लिए, किसी भी कण की स्थिति और गति की दिशा को बताने के लिए जिन भौतिक राशियों का प्रयोग करते हैं उनको हम कला कहते हैं। और इसके लिए हम दो चीज़ों का प्रयोग करते हैं, एक तो हम समय जो उनका है ना, टाइम पीरियड, उसके आधार पर बता सकते हैं, और दूसरा
साम्य स्थिति से वो कितने विस्थापित हुए हैं, कितना कोण बना रहे हैं, इस आधार पर। तो दो तरीके से कला बताई जाती है, कोण के आधार पर और टाइम पीरियड के आधार पर। ठीक है, तो अगर किसी दो अलग अलग, सपोज कि दो अलग अलग तरंग स्रोत हैं और उनसे जो तरंगें निकल रही हैं, अगर समय के साथ उन तरंगों के बीच का जो कलांतर हो वो स्थिर हो, और या तो फिर ये कह लीजिए 0 डिग्री हो या फिर 2n पाई के रूप का हो। अगर दो तरंग स्रोतों से निकलने वाली तरंगों के बीच का कलांतर, या तो आप इसको भी हटा दीजिए, आप एक चीज़ बस याद रखिए कि पाई का 2n गुना, 2n क्या होगा, एक सम संख्या होगी। तो अगर किसी भी तरंग स्रोत से, दो अलग अलग तरंग स्रोतों से निकलने वाली तरंगों के बीच का जो कलांतर हो वो पाई का 2n गुना हो, तो ऐसी तरंग स्रोत को हम बोलते हैं कला संबद्ध स्रोत, यानी कि कोहेरेंट सोर्स। ठीक है, तो कोहेरेंट सोर्स होने के लिए कंडीशन क्या है कि उन तरंगों के बीच का कलांतर होना चाहिए 2n पाई टाइप का, जहाँ पर n का मान जरूर याद रखिएगा। ये भिन्नात्मक मान आपको यहाँ पर नहीं रखना है, आप 0 भी रख सकते हैं। 0 रख दीजिए तो 0 डिग्री आ जाएगा, 1 रख दीजिए तो 2 पाई आ जाएगा। ठीक है, तो 1 रख सकते हैं, 2 रख सकते हैं, 3 रख सकते हैं एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये मतलब होता है कला संबद्ध स्रोत होने का। ठीक है, अच्छा, अगर मान लीजिए कि दो अलग अलग तरंग स्रोत हैं और उनसे जो तरंगें निकल रही हैं उनके बीच का जो कलांतर हो, अगर वो 2n पाई के जैसा न होकर, यानी कि पाई का समगुणज न होकर, पाई का समगुणज न होकर पाई का विषम गुणज हो, तो ऐसी तरंग स्रोत को क्या बोलेंगे। देखिए, इस तरीके का अगर है तो ये तो ठीक है, ये तो कला संबद्ध स्रोत है। लेकिन अगर जो कलांतर है अगर वो इस टाइप का हो जाए 2n+1 पाई, 2n+1 का मतलब विषम संख्या, तो अगर 2n+1 टाइप का हो जाए तो ऐसी तरंग स्रोत को हम क्या बोलते हैं, कला असंबद्ध स्रोत। कला असंबद्ध स्रोत यानी इनकोहेरेंट सोर्स। ठीक है, इनकोहेरेंट सोर्स। ठीक है, तो यही कंडीशन बस आप याद रखिए कि कला संबद्ध स्रोत होने के लिए तरंगों के बीच में जो कलांतर होना चाहिए वो 2n पाई टाइप का होना चाहिए, और कला असंबद्ध स्रोत होने के लिए जो कलांतर होना चाहिए वो 2n+1 पाई के जैसा होना चाहिए। ठीक है, चलिए अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि क्या हम दो अलग अलग स्रोत ले लें, दो अलग अलग स्रोत ले लें, सपोज कि एक कैंडल ये है, एक कैंडल ये है, या एक बल्ब ये है, एक कैंडल ये है, दो अलग अलग अगर हम प्रकाश के स्रोत लें तो क्या वो कभी कला संबद्ध हो पाएंगे या फिर वो हमेशा कला असंबद्ध होगी। तो इस बात को आप एकदम ध्यान रखिए कि कभी भी आप अगर दो अलग अलग स्रोत लेते हैं, भले ही वो एक ही चीज़ के हों, सपोज कि दोनों कैंडल हों, दोनों बल्ब हों, दोनों लालटेन हो, कुछ भी हो, लेकिन अगर दो अलग अलग स्रोत आप लेते हैं तो वो कभी भी कला संबद्ध स्रोत नहीं हो सकते। उनसे निकलने वाली तरंगों के बीच में जो कलांतर होगा वो समय के साथ स्थिर नहीं रहेगा, बल्कि वो बदलता रहता है। ठीक है, इसीलिए कला संबद्ध स्रोत को, दो अलग अलग स्रोत की मदद से कला संबद्ध स्रोत को पाना असंभव है। यानी आप अगर ये चाहते हैं कि दो अलग अलग स्रोत लें और दोनों के बीच का जो कलांतर हो वो इस टाइप का हो, समय के साथ स्थिर हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए कला संबद्ध स्रोत प्राप्त करने के लिए आपको एक ही स्रोत को दो स्रोत की तरह यूज करना पड़ता है। कैसे एक स्रोत को आप दो स्रोत की तरह यूज करेंगे उसको हम लोग देखते हैं, फिर हम लोग जब अपने टॉपिक पर आएंगे व्यतिकरण में तो वहाँ पर फिर इसके बारे में चर्चा करेंगे। कला संबद्ध स्रोत पाने के लिए आपको कोई एक स्रोत, सपोज कि आपने एक कैंडल लिया यहाँ पर, है ना, अब इससे जो भी तरंगे निकल रही हैं, जितनी भी तरंगे निकल रही हैं वो सभी एक ही कला में होंगी। तो इससे निकलने वाली जितनी भी तरंगे हैं वो सभी एक ही कला में हैं। इसका मतलब कि अगर इससे निकलने वाली तरंगों को हम दो अलग अलग स्रोत के रूप में यूज करें तो उनके बीच का जो कलांतर आएगा वो हमेशा क्या आएगा, वो कलांतर तो हमेशा शून्य आएगा, या तो ये कह लीजिए वो कलांतर हमेशा स्थिर आएगा। तो इसके लिए हमने क्या किया, यहाँ पर हमने एक स्क्रीन लगाया, ये एक स्क्रीन यहाँ पर रख दिया और उसमें एक छोटा सा यहाँ पर स्लिट और एक छोटा सा स्लिट यहाँ पर लगा दिया। ठीक है, ये मैं कैंडल को थोड़ा पीछे बना देता हूँ। सपोज कि ये आपका स्रोत है, तरंग स्रोत है, प्रकाश स्रोत है, इससे जो भी ऐसे ऐसे तरंगे निकल रही हैं वो सभी तरंगे एक ही कला में होंगी।
अब यहाँ पर जब आपने जैसे ही स्लिट लगाया, इसको आप स्लिट नंबर 1 बोल दीजिए, इसको स्लिट नंबर 2 बोल दीजिए, ठीक है। ये जो छोटा सा होल होता है इसी को स्लिट बोलते हैं, बहुत छोटा सा। तो अब आप देखिए क्या होगा, यहाँ से आने के बाद ये जो तरंग है वो यहाँ से अब इस तरीके से आगे बढ़ेगी, एक अलग स्रोत का काम करेगी, और यहाँ से जो तरंगे जाएंगी वो फिर से इस तरीके से आगे बढ़ेंगी, ये एक अलग स्रोत का काम करेगी, है ना। जबकि आप देखें तो ये तरंग और ये तरंग दोनों इसी स्रोत से तो निकल रही हैं। इसका मतलब कि इनकी और इनकी कला तो समान है, क्योंकि एक ही स्रोत से निकल रही हैं। तो इसका मतलब समय के साथ इनके बीच में जो कलांतर है वो क्या रहेगा, वो कांस्टेंट रहेगा, नियत रहेगा। और ऐसे स्रोत को ही हम क्या बोलते हैं, अब देखिए S1 और S2 जो हैं ये कला संबद्ध स्रोत हो गए, ठीक है। अगर आप ये चाहते कि एक कैंडल हम यहाँ रखेंगे, है ना, यहाँ इसको स्रोत बनाएंगे, और एक कैंडल हम यहाँ पर रखेंगे, ये एक अलग स्रोत लेंगे, तो इनसे जो तरंगे निकलती वो कभी भी कला संबद्ध स्रोत नहीं हो सकती। कुछ ना कुछ, थोड़ा ना बहुत जरूर इनके अंदर जो है, इनकी आवृत्तियों में, इनके आयामों में हमेशा डिफरेंस रहता है, ठीक है। तो कला संबद्ध स्रोत होने के लिए उनकी आवृत्तियाँ और उनके जो आयाम हों वो लगभग बराबर होने चाहिए। इसके साथ ही साथ समय के साथ इनके बीच का जो कलांतर होना चाहिए वो भी स्थिर होना चाहिए। तो दो अलग स्रोत अगर आप लेंगे तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं, ठीक है। चलिए, तो अब दो टॉपिक जो हमारे हो गए, अध्यारोपण का सिद्धांत और कला संबद्ध स्रोत। इसकी मदद से अब हम लोग समझेंगे प्रकाश का व्यतिकरण क्या होता है। तो प्रकाश के व्यतिकरण का मतलब ये होता है कि जब भी किसी स्रोत से निकलने वाली लगभग समान आवृत्ति की और कला संबद्ध स्रोत, है ना, जब भी कभी कला संबद्ध स्रोत हों और समान आवृत्ति की, लगभग समान आवृत्ति की हों, तो जब वो किसी माध्यम में एक ही दिशा में चलती हैं और चलने पर कहीं पर वो एक दूसरे पर जब अध्यारोपित होती हैं, तो अध्यारोपित होने से, अब चूंकि प्रकाश है तो प्रकाश की अपनी एक तीव्रता होगी, तो जब वो अलग अलग तीव्रता की, आप मान लीजिए I1 है, I2 है, दोनों की अपनी अपनी इंटेंसिटी है, लेकिन वो दोनों के दोनों जो तरंगे हैं वो दोनों के दोनों कला संबद्ध स्रोत हैं, तरंगे हैं, और उनकी आवृत्ति भी लगभग समान है। तो ऐसी तरंगे, यानी जब भी कभी कला संबद्ध, आप इस तरीके से इसको याद रखिए कि जब भी कभी दो या दो से अधिक कला संबद्ध और लगभग समान आवृत्ति, लगभग समान आवृत्ति की तरंगे, प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में चलती हैं, तो जहां पर वो अध्यारोपित होती हैं वहां पर जो परिणामी तरंग की तीव्रता आती है वो इन दोनों तरंगों की तीव्रताओं से कुछ अलग आती है। सपोज कि एक की तीव्रता I1 थी, एक तरंग की, दूसरे तरंग की तीव्रता थी I2। जब ये दोनों जहां पर यहाँ पर जाके कहीं अध्यारोपित होती हैं किसी पर्दे पर, किसी स्क्रीन पर, तो वहां पर जो परिणामी तीव्रता मिलती है वो ना तो I1 रहती है और ना ही I2 रहती है। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का व्यतिकरण, ठीक है। और ध्यान रखिएगा कि व्यतिकरण की जो घटना है वो केवल और केवल तरंग के अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। ये केवल और केवल तरंग के अंदर ये घटना देखने को मिलती है। जो कण होते हैं, कणों के अंदर ये गुण नहीं होता कि दो कण जाएं और एक दूसरे से जब टकराएं तो जो परिणामी उनका द्रव्यमान हो वो उनके द्रव्यमानों के योगफल से अलग हो, ऐसा नहीं हो सकता है, या उनके अंतर से अलग हो, ऐसा भी नहीं हो सकता है। यहाँ पर तरंग केस में ऐसा होता है कि दो तरंगे मिलती हैं, और होता क्या है कि जब दो तरंगे अध्यारोपित होती हैं तो यहाँ पर पर्दे पर क्या होता है कि कहीं कहीं पर परिणामी तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से अधिक होती है, और कहीं कहीं परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से कम होती है। तो इसी घटना को हम लोग बोलते हैं प्रकाश का व्यतिकरण, यानी इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। इंटरफेरेंस क्यों? क्योंकि दोनों जो लाइट थी I1 और I2 इंटेंसिटी वाली, उन दोनों ने एक दूसरे को इंटरफियर किया है, ठीक है। तो आप ये कह सकते हैं, अब देखिए जहां पर परिणामी तीव्रता ज़्यादा मिलती है उसको हम बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज, है ना, ब्राइट फ्रिंज। जहां पर परिणामी तीव्रता कम मिलती है उसको बोलते हैं डार्क फ्रिंज, ठीक है। फिर इसी तरीके से डार्क के बाद फिर इसी के जैसा यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, फिर एक डार्क फ्रिंज मिलेगा, फिर एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, फिर एक डार्क फ्रिंज मिलेगा, फिर एक ब्राइट फ्रिंज मिलेगा, फिर एक डार्क फ्रिंज मिलेगा, एंड सो ऑन, ऊपर भी और नीचे भी, ठीक है। तो जब भी कभी आप इस तरीके से इसको याद रखिए कि जब भी कभी
दो अलग अलग तीव्रताओं वाली लेकिन लगभग समान तीव्रता वाली तरंगे हों, जब भी कभी दो लगभग समान आवृत्ति वाली और कला संबद्ध स्रोत हो, कला संबद्ध तरंगे हों, उनकी आवृत्तियां अलग अलग हो। हम मान रहे हैं कि इसकी आवृत्ति है तीव्रता है I1, इसकी तीव्रता है I2। ठीक है, थोड़ा सा आप डिफ्रेंशिएट कर लीजिए। देखिए आवृत्ति और तीव्रता, आवृत्ति क्या होती है और तीव्रता क्या होती है। तो तीव्रता जिसको हम लोग इंटेंसिटी बोलते हैं, इंटेंसिटी, इसका संबंध होता है ब्राइटनेस से, यानी कि एनर्जी से, रेडिएशन की एनर्जी से। ज़्यादा रेडिएशन आ रहा है, ज़्यादा ब्राइटनेस है, इसका मतलब कि उसकी क्या ज़्यादा है, तीव्रता ज़्यादा है। ठीक है, और आवृत्ति क्या बताती है, आवृत्ति बताती है 1 सेकंड में निकलने वाले तरंगों की संख्या। ठीक है, 1 सेकंड में कितने वेवलेंथ निकल रहे हैं, उसको हम लोग आवृत्ति बोलते हैं। ठीक है, तो आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी, जो कि हर एक तरंग की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कोई तरंग ऐसी हो, दोनों की आवृत्तियां सेम हो, लेकिन ज़्यादा अमाउंट में डालेंगे तो उसकी फिर तीव्रता बढ़ जाएगी। ठीक है, ज़्यादा अमाउंट में डालेंगे तीव्रता बढ़ जाएगी, लेकिन आवृत्ति उनकी वही रहेगी। ठीक है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा, आवृत्ति और तीव्रता का मतलब। तो दो तरंगे थी, दोनों लगभग समान आवृत्ति की थी, लेकिन दोनों की तीव्रताएं, इंटेंसिटी अलग अलग थी। ये दोनों जब आगे जाकर इस तरीके से, है ना, ये जो तरंगे यहाँ से निकलती हैं आगे बढ़ती हैं, इसी तरीके से इस वाले स्रोत से भी जो तरंगे निकलती हैं, ये स्लिट का मैं केस ले रहा हूँ इस तरीके से, है ना, ये S1 हो गया सोर्स, ये S2 हो गया, और ये दोनों के दोनों कला संबद्ध स्रोत है। इसका मतलब कि ये दोनों के दोनों किसी एक ही सोर्स से निकले थे, है ना। मैंने बताया आपको कि अलग अलग स्रोत से निकलने वाली जो तरंगे होंगी वो कभी कला संबद्ध स्रोत नहीं हो सकती। तो कोई एक मेन सोर्स रहा होगा, उसी से निकलने वाली तरंगों को हमने दो भाग में बांट लिया, दो सोर्स के रूप में बांट लिया, यहाँ स्लिट बना के। तो कुछ तरंगे इससे आगे बढ़ने लगी, और हाइगेंस के सिद्धांत के अनुसार कुछ तरंगे इससे आगे बढ़ने लगी, है ना। और आप देखिए ये दोनों तरंगे जब आगे बढ़ रही हैं तो आगे जाकर ये एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित भी हो रही हैं, है ना, अध्यारोपित हो रही हैं यहाँ पर इन पॉइंट्स पर। ठीक है, इसी तरीके से और भी बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पर ये अध्यारोपित हो रही हैं, और भी बहुत सारे पॉइंट्स मिलेंगे जहाँ पर ये अध्यारोपित हो रही हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर दोनों तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती हैं, समान कला में, जहाँ जहाँ पर दोनों तरंगे समान कला में अध्यारोपित होती हैं, वहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, वहाँ पर आपको मिलता है ब्राइट फ्रिंजेज। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, बी फॉर ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज, फ्रिंज का मतलब क्या है कि चमकती हुई पट्टी आपको वहाँ पर दिखेगी। ठीक है ना, इसको बोलते हैं दीप्त फ्रिंज, हिंदी में दीप्त फ्रिंज। इसी तरीके से डी फॉर यहाँ पर क्या है, डी फॉर डॉग नहीं है, डी फॉर है डार्क फ्रिंज। डार्क फ्रिंज यानी कि अदीप्त फ्रिंज, अदीप्त फ्रिंज। ठीक है, तो जहां जहां दोनों तरंगे समान कला में मिली हैं, एक दूसरे से समान कला में अध्यारोपित हुई हैं, वहां वहां हमको देखने को मिलता है ब्राइट फ्रिंज, यानी कि बी, या तो हिंदी में लिख देते हैं दीप्त फ्रिंज। ठीक है, समान कला में अध्यारोपित होंगी तो दीप्त फ्रिंज बनेगी। और ऐसे व्यतिकरण को हम क्या बोलेंगे, जहां पर समान कला में अध्यारोपित होने की वजह से दीप्त फ्रिंज बना है, इस तरह के व्यतिकरण को हम लोग बोलते हैं समपोषी व्यतिकरण। समपोषी व्यतिकरण। ठीक है, समपोषी व्यतिकरण यानी कि इसको इंग्लिश इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, फेमस है, कंस्ट्रक्टिव, है ना, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोलते हैं इसको। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहां पर होता है, जहां पर दोनों तरंगे समान कला में अध्यारोपित हो। ठीक है, इसी तरीके से अगर हम बात कर लें विपरीत कला में अगर अध्यारोपित हो, वहां पर क्या हुआ, तो जहां पर तरंगे विपरीत कला में अध्यारोपित हुई हैं वहां पर बना अदीप्त फ्रिंज। अदीप्त फ्रिंज मतलब कि डार्क फ्रिंज या डार्क बैंड बोलते हैं। और इस तरीके के व्यतिकरण को क्या बोलेंगे, तो इस तरीके के व्यतिकरण को बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। विनाशी व्यतिकरण यानी कि इसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, इसको बोलते हैं डिस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस।
ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो ये जो घटना थी, ये पूरी घटना थी हमारी प्रकाश का व्यतिकरण। तो कितने प्रकार के व्यतिकरण आपने देखे? 2 प्रकार के, संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण। कहाँ कहाँ संपोषी व्यतिकरण हुआ है? तो जहाँ जहाँ ब्राइट फ्रिंज मिला है वहाँ वहाँ संपोषी व्यतिकरण हुआ है, और जहाँ जहाँ डार्क फ्रिंज बना है, अंधेरा था या इंटेंसिटी तीव्रता बहुत कम थी, वहाँ वहाँ जो व्यतिकरण हुआ है उसको बोलते हैं विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद अब आप ये बताइए कि संपोषी व्यतिकरण हुआ क्यों, किस कंडीशन में संपोषी व्यतिकरण हुआ है? तो जहाँ पर दोनों तरंगे एक दूसरे से समान कला में अध्यारोपित हुई हैं वहाँ पर संपोषी व्यतिकरण हुआ है, और जहाँ दोनों विपरीत कला में अध्यारोपित हुई हैं वहाँ पर विनाशी व्यतिकरण हुआ है। ठीक है, अच्छा, 1-2 और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप याद रखिए व्यतिकरण के बारे में। ये जो आप यहाँ पर चित्र देख रहे हैं कि कोई एक सोर्स है, प्रकाश का एक स्रोत है, और उसको हमने यहाँ पर स्लिट के 2 स्लिट के फॉर्म में बना लिया, और इन दोनों से अब जो तरंगे निकलेंगी वो कला संबद्ध तरंगे होंगी, क्योंकि एक ही स्रोत से बनी है। और ये दोनों कला संबद्ध स्रोत जब आगे जो है एक दूसरे पर अध्यारोपित हो रही हैं, तो ये हमको व्यतिकरण की घटना देखने को मिल रही है। ठीक है, एक की तीव्रता मान ले रहे हैं I1, दूसरे की तीव्रता मान ले रहे हैं I2। तो जितनी भी यहाँ पर तीव्रताएं आपको देखने को मिल रही हैं डार्क या ब्राइट फ्रिंज की, वो I1 प्लस I2 के योगफल से अलग है, उनसे कम भी हैं और उनसे ज़्यादा भी। ठीक है, तो ये पूरी घटना हमने समझा और व्यतिकरण को समझा। लेकिन अब आप पहले तो एक चीज़ यहाँ पर याद रख लीजिए कि ये जो एक्सपेरिमेंट था इसको क्या कहते हैं और किसने किया था। तो देखिए, ये जो एक्सपेरिमेंट है इसको यंग नाम के साइंटिस्ट ने किया था, यंग नाम है उनका। तो मैं इसको यहाँ पर लिख देता हूँ, यंग का द्विक स्लिट प्रयोग। ठीक है, बहुत ही फेमस है ये। तो इसको आप इस तरीके से याद कर लें, अंग्रेजी में बोलते हैं इसको यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट क्यों बोलते हैं? क्योंकि 2 स्लिट यहाँ पर बना दिए थे इन्होंने, है ना। मेन सोर्स एक था, इसमें से इन्होंने 2 स्लिट क्यों बनाए थे? ताकि इनको यहाँ पर कला संबद्ध स्रोत मिल सके, कला संबद्ध तरंगे मिल सके। ठीक है ना, तो इसीलिए 2 स्लिट बनी थी, इसलिए इसको बोलते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यंग का ये डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है जिसकी मदद से व्यतिकरण की घटना को एक्सपेरिमेंटली देखा गया और उसका ये पूरा आपको रिजल्ट देखने को मिला। ठीक है, एक और चीज़ आप याद रखिए कि ये जो व्यतिकरण की घटना है, ये देखिए, ये तो मैंने यहाँ पर आपको बता ही दिया। मेन पॉइंट ये है कि ये तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण है। ये तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण है, इसका मतलब कि केवल तरंग के अंदर ये गुण देखने को मिलेगा। और ये किस चीज़ के संरक्षण पर आधारित है? तो ये ऊर्जा के संरक्षण पर आधारित है। और कैसे आधारित है ये भी आपको बताते हैं। ये ऊर्जा के संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है प्रकाश के व्यतिकरण की घटना। और ये ऊर्जा का संरक्षण कैसे हो रहा है यहाँ पर? तो देखिए, ऊर्जा का मतलब सीधे सीधे यहाँ पर ऊर्जा का संबंध सीधे सीधे यहाँ पर किससे है? तो ये संबंध है सीधे सीधे तीव्रता से। ज़्यादा तीव्रता मतलब ज़्यादा ब्राइटनेस, यानी कि ज़्यादा एनर्जी, रेडिएशन एनर्जी। तो देखिए, अब अगर ये I1 इंटेंसिटी है और ये I2 इंटेंसिटी है, तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये दोनों जहाँ पर विपरीत कला में मिले वहाँ पर क्या बना? तो वहाँ पर बना डार्क फ्रिंज, है ना। डार्क फ्रिंज का मतलब क्या कि इन दो यहाँ पर जो है कोई ब्राइटनेस नहीं है, मतलब बिल्कुल अंधेरा है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि इसका मतलब कि ये जो इंटेंसिटी थी, ये जो एनर्जी थी और ये जो एनर्जी थी, दोनों एनर्जी ने एक दूसरे को का डिस्ट्रक्शन कर दिया और दोनों खत्म हो गए। इसका मतलब कि आप ये कह सकते हैं यहाँ पर ऊर्जा का विनाश हो रहा है, ऐसा लग रहा होगा आपको। और यहाँ पर आपको क्या लग रहा होगा? जहाँ पर ये ब्राइट फ्रिंज बन रहा है, ब्राइट फ्रिंज जहाँ पर बन रहा है, मैंने वहाँ पर आपको बताया कि यहाँ की जो तीव्रता है वो दोनों की तीव्रताओं के योग से अलग है। अलग मतलब कि ब्राइट वाले केस में ज़्यादा है, I1 प्लस I2 से ज़्यादा है, और डार्क वाले केस में I1 प्लस I2 से कम है, या I1 माइनस I2 से कम है। तो यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर एनर्जी लॉस हुआ है, डिस्ट्रॉय हुआ है, और यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पर एनर्जी कहीं से एक्स्ट्रा मिल गई है, प्रोड्यूस हुआ है।
लेकिन हम ये जानते हैं कि ऊर्जा ना तो कभी उत्पन्न होती है और ना ही कभी नष्ट होती है, फिर ये कैसे यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत है। तो देखिए, ध्यान रखिए कि न ही यहाँ पर ऊर्जा का विनाश हुआ है यहाँ पर डार्क पे, और ना ही यहाँ पर ऊर्जा उत्पन्न हुई, बल्कि ये जो यहाँ पर टोटल एनर्जी, ये एनर्जी और ये एनर्जी इधर से जा रही थी, इन दोनों का क्या हो चुका है, इन दोनों का यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। यानी जहाँ पर डार्क मिला है वहाँ पर ये हुआ कि दोनों की तीव्रताओं का ज़्यादातर भाग डार्क वाले पोर्शन पर पूरा न पड़ के यहाँ से कुछ हिस्सा ब्राइट वाले में चला गया। तो अगर यहाँ से बताया, अगर इक्वली अगर यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट होते तो सबकी तो इंटेंसिटी सेम होती, तब तो हमको डार्क और ब्राइट जैसा कोई चीज़ नहीं मिलता। लेकिन क्या हुआ कि दोनों अलग अलग जो इंटेंसिटी या रेडिएशन गई, उसका कुछ हिस्सा यहाँ मतलब ब्राइट वाली पोजीशन पर इकट्ठा हो गया। कहाँ से आकर? तो जहाँ पर डार्क बना हुआ है। यानी इक्वली डिस्ट्रीब्यूट न होकर अलग अलग पार्ट में इकट्ठा हो गए, कहीं पर ज़्यादा इकट्ठा हो गए और कहीं पर कम हो गए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर एनर्जी ना ही डिस्ट्रॉय हुई है और ना ही यहाँ पर प्रोड्यूस हुई है, बल्कि एनर्जी का रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया है। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा कि ऊर्जा का क्या हो चुका है, ऊर्जा का पुनर्वितरण हुआ है और कुछ भी नहीं हुआ है। बराबर बराबर बंटवारा न होकर कुछ जगह ज़्यादा हुआ है जिसको हम ब्राइट फ्रिंज बोल रहे हैं, कुछ जगह कम हुआ है जिसको हम डार्क फ्रिंज बोल रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर आप ध्यान रखिए एक चीज़, अगर हम इसकी इंटेंसिटी जितने भी ब्राइट वाले हैं अगर हम उनकी इंटेंसिटी का ख्याल रखें कि क्या ऐसा है कि बीच वाला जो ब्राइट है वो ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी है और उसके बाद वाले जो ब्राइट हैं उसकी कम है या ज़्यादा है, तो ऐसा नहीं है। यानी अगर आप इनकी इंटेंसिटी का लेवल अगर यहाँ पर बनाए तो इंटेंसिटी का लेवल कुछ इस तरीके से दिखता है कि ब्राइट, जितने भी ब्राइट हैं उन सब की इंटेंसिटी सेम है और जितने भी डार्क हैं उन सब की इंटेंसिटी सेम है। सेम का मतलब डार्क वाले का मिनिमम होगा जो भी होगा, और ब्राइट वाले का जो भी मैक्सिमम होगा वो सभी ब्राइट वाले की होगा। ठीक है ना, जितने भी ब्राइट हैं सबकी इंटेंसिटी, ये देखिए, ये मैक्सिमम जो भी होगा वो सबका सेम होगा। ठीक है, तो इस तरीके से ग्राफ भी प्लॉट किया जाता है। तो मैंने इसी स्क्रीन पर आपको दिखा दिया है ना। जितने भी ब्राइट हैं एक तरीके के ब्राइट हैं, सेम टाइप के, और जितने भी डार्क हैं वो सभी सेम टाइप के डार्क हैं। अब देखिए, डार्क का मतलब ये मत समझिएगा कि बिल्कुल ही अंधेरा होगा। डार्क का मतलब कि इंटेंसिटी मिनिमम और ब्राइट का मतलब इंटेंसिटी मैक्सिमम। ठीक है, तो आज की क्लास में आपने क्या क्या सीखा? आज आपने देखा कि अध्यारोपण का सिद्धांत, फिर आपने देखा कला संबद्ध स्रोत, और फिर आपने देखा प्रकाश का व्यतिकरण, जिसमें आपने संपोषी और विनाशी व्यतिकरण देखा। तो इन सारी चीज़ को मैं 5 मिनट के अंदर फिर से एक बार रिकैप लेकर इसको जल्दी से रिवाइज कर देता हूँ, फिर हम लोग बाकी चीज़ें नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। तो देखिए, सबसे पहले आपने क्या देखा आज के लेक्चर में? तो आपने देखा अध्यारोपण का सिद्धांत। अध्यारोपण के सिद्धांत के अनुसार जब भी किसी माध्यम में 2 या 2 से अधिक तरंगें चलती हैं और वो एक दूसरे से अध्यारोपित होती हैं, तो जो भी परिणामी तरंग बनता है उसका जो परिणामी विस्थापन होता है वो सभी तरंगों के विस्थापनों के सदिश योग के बराबर होता है। अर्थात y बराबर वेक्टर y1 प्लस वेक्टर y2 प्लस वेक्टर y3। इसका मतलब सबकी दिशा समान है तो जोड़ दिया जाएगा, विपरीत है तो घटा दिया जाएगा। ठीक है, दिशा का ध्यान रखेंगे। फिर हमने देखा कला संबद्ध स्रोत यानी कि कोहेरेंट सोर्स। कोहेरेंट सोर्स ऐसे सोर्स को बोलते हैं जिन 2 तरंगों के बीच का कलांतर समय के साथ स्थिर हो, उनको हम बोलते हैं कला संबद्ध स्रोत। ठीक है, 2 अलग अलग अगर आप स्रोत लेते हैं तो वो कभी भी कला संबद्ध नहीं होते। इसीलिए कला संबद्ध स्रोत पाने के लिए हम किसी एक ही स्रोत के 2 भाग कर देते हैं स्लिट वाली मेथड से, और वो दोनों के दोनों कला संबद्ध स्रोत हो जाते हैं। ठीक है, फिर आपने देखा यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, यंग का द्विक स्लिट एक्सपेरिमेंट, द्विक रेखा क्षेत्र एक्सपेरिमेंट भी इसको कहते हैं, जिसमें इन्होंने क्या किया, एक मेन सोर्स को 2 स्लिट की वजह से इसको ब्रेक किया और 2 अलग अलग तरंगें इन्होंने प्राप्त करी जो एक दूसरे से कला में एकदम सेम थी। अर्थात जब भी कभी हम 2 कला संबद्ध और लगभग समान आवृत्ति वाली तरंगें लेते हैं, तो जब ये एक दूसरे से किसी माध्यम में इधर अध्यारोपित होती हैं, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से जहाँ पर ये समान कला में अध्यारोपित हुई वहाँ पर परिणामी तीव्रता अधिकतम हुआ, जहाँ पर विपरीत कला में ये लोग अध्यारोपित हुए वहाँ पर जो तीव्रता थी वो न्यूनतम मिली, है ना। अध्यारोपण के सिद्धांत से जहाँ पर अधिकतम तीव्रता मिली उसको हम उस तीव्रता, उस जो पार्ट वहाँ पर मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ब्राइट फ्रिंज, दीप्त फ्रिंज,
और जहाँ पर न्यूनतम मिला उसको हम बोलते हैं डार्क फ्रिंज यानी कि अदीप्त फ्रिंज। इसी घटना को बोलते हैं प्रकाश का व्यतिकरण। जहाँ पर तीव्रता अधिकतम हुई समान कला में मिलने से उसको उस तरह के व्यतिकरण को बोलेंगे समपोषी व्यतिकरण। जहाँ पर विपरीत कला में मिलने से तीव्रता न्यूनतम हुई उस तरह के व्यतिकरण को बोलेंगे विनाशी व्यतिकरण। ठीक है, इसके बाद फिर ये जो आपका जो व्यतिकरण की जो घटना है वो केवल और केवल तरंग के अंदर पाया जाता है। तरंगों का अभिलाक्षणिक गुण है। अर्थात अगर कभी आपको ये चेक करना हो कि किसी भी चीज़ के अंदर कोई भी फिजिकल जो भी चीज़ें मटेरियल्स हैं, मतलब कोई भी अगर फैक्टर को हम चेक करना चाहते हैं कि वो वेव है कि पार्टिकल है, तो उसके लिए अगर वो वेव है तो उसके अंदर ये प्रॉपर्टी होगी। तो लाइट के अंदर ये प्रॉपर्टी है, इसका मतलब कि लाइट वेव है। और लाइट के अंदर और भी बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं जो ये बताते हैं कि लाइट पार्टिकल है ना। तो लाइट के अंदर जो वेव वाला जो पोर्शन था ये कंफर्म करने के लिए ये एक्सपेरिमेंट काफ़ी हेल्पफुल है ना। तो व्यतिकरण की घटना ये कंफर्म करती है कि प्रकाश एक तरंग है। ठीक है, इसके अलावा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और क्रॉम्पटन इफेक्ट ये लोग ये प्रूफ करते हैं कि प्रकाश जो है वो कण है, और दोनों अपनी जगह पर सही है। इसीलिए प्रकाश के अंदर दोनों गुण हैं। लाइट हैव डुअल नेचर। ठीक है, तो लाइट के अंदर डुअल नेचर है, द्वैती प्रकृति है, कण और तरंग दोनों का। ठीक है, तो चलिए इन चीज़ों को आप लोग जितना भी मैंने यहाँ पर बताया है इसको एक दो बार आप पढ़िए, बुक से पढ़िए, रिवाइज करिए, वीडियो को देखिए, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में इसके आगे के बचे हुए टॉपिक के साथ। थैंक यू।